दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशंस आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वो यूपी आरओ या 2016 की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। रिपोर्ट में शामिल कुल 163 देशों में शांति के मामले में शीर्ष स्थान जहां आइसलैंड को मिला है, वहीं दुनिया का सबसे आसान क्षेत्र घोषित किया गया अफगानिस्तान को। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की और लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। भारत का इस शांति सूचकांक में 139वां स्थान है, जो देश में शांति की चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में भारत की रैंक थी 141वीं, 2018 में रैंक थी 136वीं। तो पिछले वर्षों की रैंक भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। 2018 में भारत की रैंक थी 136वीं, 2019 में भारत की रैंक थी 141वीं और इसमें किया गया है इस वर्ष 2 अंकों का सुधार। तो 2020 में भारत की रैंक है 139वीं। अब भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की रैंक है 152वीं, भूटान की रैंक है 19वीं। अन्य पड़ोसी देशों में 73वें स्थान पर है नेपाल, 77वें स्थान पर है श्रीलंका, 97वें स्थान पर है बांग्लादेश, 104वें स्थान पर है चीन, म्यांमार वहीं 127वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे हाई रैंक है भूटान की। कितनी रैंक है? 19वीं रैंक है। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों को रैंक के आधार पर कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक की दृष्टि से 14वें रैंक तक के देशों में अति उच्च शांति वेरी हाई पीस की स्थिति रिपोर्ट में दर्शाई गई है, जबकि 15 से 60 रैंक वाले देशों में उच्च शांति की स्थिति, 62 से 124 रैंक वाले देशों में मध्य शांति मीडियम पीस, 125 से 137 रैंक वाले देशों में निम्न शांति व इससे अधिक रैंक वाले देशों में अति निम्न शांति वेरी लो पीस की स्थिति दर्शाई गई है। तो भारत किस कैटेगरी में आता है? अति निम्न शांति वाली कैटेगरी में भारत की रैंक है 139। इसके साथ ही याद रखिएगा, 2019 की तुलना में 2020 में संपूर्ण विश्व के लिए औसत पीस सूचकांक में 0.34% की गिरावट आई है। अगली अपडेट देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपथ शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इन द इंडो पैसिफिक भी जारी किया। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, भारत और ऑस्ट्रेलिया सभी इच्छुक हिस्सेदारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14वें पूर्वी शिखर सम्मेलन में घोषित हिंद प्रशांत महासागरीय पहल इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव विकसित करने के लिए निकटता से काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से वे अपने साझा समुद्री क्षेत्र के प्रबंध में सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो संप्रदा अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष रूप से अनक्लॉज पर आधारित है। अनक्लॉज अर्थात यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। दोनों देशों के बीच इस दौरान 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने, अन्य साझा प्राथमिकताओं पर भी कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष के तहत सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष की स्थापना 2006 में की गई थी। अगली अपडेट देखते हैं। वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 ब्रिटेन की मेजबानी में 4 जून 2020 को वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों, नेताओं ने हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। दुनिया भर की सरकारों ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के लिए $8.8 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता सम्मेलन में व्यक्त की, ताकि कोरोना वायरस द्वारा बाधित टीकाकरण कार्यक्रमों में मदद मिल सके। भारत ने भी गावी को $15 मिलियन देने की सहमति दी है। तो याद रखिएगा, भारत कितना अमाउंट गावी को देगा। ज्ञात हो कि यह शिखर सम्मेलन गावी के लिए कम से कम $7.4 बिलियन का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया गया था। तो आयोजन का उद्देश्य दिया है, याद रखिएगा। ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया।
वैक्सीन गठबंधन गावी वर्ष 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसियों, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से स्थापित किया गया। गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ये विश्व में सभी देशों के नागरिकों की वैक्सीन करता है, याद रखिएगा, वैक्सीनेशन करता है। अगला टॉपिक देखते हैं, हाजिया सोफिया संग्रहालय। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल स्थित प्रसिद्ध हाजिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का विवादित निर्णय सुनाया। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाजिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा की। 24 जुलाई 2020 को वहां पर नमाज भी अदा की जाने लगी। हाजिया सोफिया को 1500 वर्ष पूर्व ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में विजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 537 ईस्वी पूर्व में निर्माण करवाया था। इसके साथ ही याद रखिएगा, वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। अभी हाल में टर्की ने टर्की के एक और चर्च, चोरा चर्च, को भी मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, चोरा चर्च और हाजिया सोफिया संग्रहालय। सिंगापुर में हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री लूंग की सत्ता वापसी। सिंगापुर की सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी ने 10 जुलाई 2020 को देश में हुए आम चुनावों में भारी जीत दर्ज की। इन चुनावों का परिणाम 11 जुलाई को घोषित हुआ। पीएपी ने अंतिम परिणामों के 15 दिन बाद 25 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने 37 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। इसके बाद 27 जुलाई को राष्ट्रपति कार्यालय इस्ताना में ली सिएन ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ली सिएन लूंग अब सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसमें क्या है। चुनाव में जहां पीएपी को 61.24% वोट मिले, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी वर्कर्स पार्टी ने पहली बार रिकॉर्ड 10 सीटें दर्ज की। ठीक है, इसके मुखिया कौन है? पार्टी के वर्कर्स पार्टी के प्रीतम सिंह। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने 10 सीटों पर विजय प्राप्त की है। और सिंगापुर में पहली बार कोई विपक्ष का नेता बना है, वो भी भारतीय मूल का। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली अपडेट देखते हैं। डोमिनिका बनेगा दुनिया का पहला तूफान रोधी देश। डोमिनिका 2 साल पहले हरिकेन मारिया के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 2 साल पहले आए इस शक्तिशाली तूफान से देश का 226% जीडीपी और 90% बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया था। अब इस देश ने खुद को तूफान रोधी बनाने की योजना तैयार कर ली है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट ने हरिकेन मारिया के देश से टकराने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए फंड की मांग की जो न सिर्फ शक्तिशाली तूफानों को शारीरिक तौर पर झेलने में सक्षम हो, बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयार हो। तो आपको याद रखना है, डोमिनिका दुनिया का पहला तूफान रोधी देश बनेगा और 2 साल पहले ही डोमिनिका में हरिकेन मारिया नामक तूफान आया था। अगली अपडेट देखते हैं। चीन द्वारा हांगकांग संबंधित विवादित कानून पारित। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 30 जून 2020 को हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित कर दिया गया। 1 जुलाई से ही लागू किए गए इस कानून के प्रति लोगों में भारी असंतोष हांगकांग में व्याप्त है। यह कानून पहली बार चीन को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SAR के गठन के लिए शक्ति प्रदान करता है। इससे हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त हो सकती है। चीनी संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पारित इस नए कानून का उद्देश्य हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कानूनी प्रणाली प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना और उसमें सुधार करना है। इसके अनुसार कानूनों का दायरा ऐसी किसी भी गतिविधि को कवर कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालती है। पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग को 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दिया गया था, जो इसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। ज्ञातव्य है कि हांगकांग ब्रिटिश शासन से 1997 में एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन के साथ आया था। इस व्यवस्था के तहत हांगकांग वासियों को खुद के भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इनमें से अलग न्यायपालिका, नागरिकों के लिए आज़ादी के अधिकार शामिल है। यह व्यवस्था 2047 तक के लिए है। इस कानून के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने चीन के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। तो ठीक है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं।
36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। 26 जून 2020 को 36वां वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान के शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी, भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इस सम्मेलन से पूर्व यह सम्मेलन अप्रैल 2020 में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो दा नांग में ना होने के स्थान पर ये कहाँ पर हुआ है? हनोई वियतनाम में। याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान 10 दक्षिण पूर्वी देशों का अंतर सरकारी सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। कंट्रीज कौन कौन सी मेंबर है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर। तो याद रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। टाइम्स हायर एजुकेशन ने 24 जून 2020 को विश्वविद्यालयों की नई पीढ़ी के लिए वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की। यह रैंकिंग 50 वर्ष से कम उम्र के विश्वविद्यालयों की है, जिसमें दुनिया भर के 414 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हैं। कौन से हैं वे 2 विश्वविद्यालय भारत के? IIT रोपड़ और IIT इंदौर। इनको रैंकिंग मिली है क्रमशः 62वीं, यानी 62वीं रैंक है IIT रोपड़ की, और IIT इंदौर की रैंकिंग है 64th। फर्स्ट रैंक मिली है हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। तो आपको बस फर्स्ट रैंक याद रखनी है और भारत के 2 विश्वविद्यालयों की रैंक याद रखनी है। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 12 मार्च 2020 को समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में दुनिया के 100 देश शामिल हैं, जो दुनिया के 96% GDP और 91% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और लोगों की इंटरनेट प्रयोग की तत्परता के आधार पर समावेशी इंटरनेट सूचकांक तैयार किया जाता है। वर्ष 2020 के सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है अमेरिका। इस वर्ष के सूचकांक में भारत की रैंक 46 है, 46वीं स्थान है भारत का। पिछले वर्ष भारत की रैंक 47वीं थी। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर है। इंटरनेट की उपलब्धता स्तंभ में विशेषकर महिलाओं तक पहुंच बनाने के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। भारत अपने पड़ोसी देशों में चीन के अलावा अन्य से बेहतर स्थिति में है। सूचकांक में पाकिस्तान की रैंक है 76वीं, बांग्लादेश की रैंक है 70वीं, म्यांमार 67th रैंक पाया है, वहीं श्रीलंका की रैंक है 56। वैश्विक स्तर पर बुरुंडी 100वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है स्वीडन और आखिरी स्थान पर है बुरुंडी, और भारत की रैंक है 46। याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। 25 जून से 1 जुलाई 2020 के बीच रूस में हुई संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह में राष्ट्रपति पुतिन को मजबूत समर्थन मिला। इस समर्थन के बाद राष्ट्रपति पुतिन अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। रूसी जनता ने इस कानूनी संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके बाद पुतिन को 2024 में वर्तमान कार्यालय की समाप्ति पर 6 वर्ष के 2 और कार्यकाल मिलेंगे। 78% रूसी जनता ने इस कानूनी संशोधन को समर्थन किया। आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। यह प्रस्ताव सांसद वैलेंटीना तेरेस्कोवा द्वारा लाया गया। ज्ञात हो कि तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर पुतिन 1999 से लगातार सत्ता में हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं तथा 2002 से 2008 और 2012 से वर्तमान तक राष्ट्रपति पद पर हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जून 2020 में विश्व के 63 देशों की IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में सिंगापुर जहां पहले स्थान पर है, वहीं वेनेजुएला अंतिम यानी 63वें स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को 43वां स्थान मिला है। विगत वर्ष भी भारत की रैंकिंग 43वीं थी।
इस सूचकांक में भारत का कुल स्कोर है 62.95। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक हम आपको बता चुके हैं सिंगापुर की है, और लास्ट रैंक है वेनेजुएला की। अब ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन की रैंक है 20वीं, रूस की रैंक है 50वीं, ब्राज़ील की रैंक है 56वीं, दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका की रैंक है 59वीं। वहीं इंडिया की रैंक हम आपको बता चुके हैं कितनी है, 43वीं। ठीक है, याद रखिएगा 43वीं रैंक है। अगली अपडेट देखते हैं। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 17 जून 2020 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत को कुल 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। महासभा में हुए मतदान में भारत के पक्ष में 184 और विपक्ष में 8 वोट पड़े हैं। भारत को सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। भारत के अलावा अन्य सदस्यों में आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इन कंट्रीज का नाम भी याद रखिएगा। नवनिर्वाचित सदस्यों को 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और इनका कार्यकाल रहेगा 2022 तक। भारत का यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 8 कार्यकाल इस प्रकार हैं। तो ये कार्यकाल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। पिछले 3 कार्यकाल आप देख लीजिए, इनमें 10-10 साल का अंतर है, याद करने में आसानी होगी और यही पूछे जा सकते हैं। पहला कार्यकाल भी याद रखिएगा 1950 से 51 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त 2021 के लिए भारत यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ठीक है, नवनिर्वाचित सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों में एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनेशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस का कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अगली अपडेट देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से दुनिया के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट 8 जून 2020 को जारी की गई। 180 देशों के पर्यावरण सूचकांक 2020 में जहां डेनमार्क 82.5 के EPI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं आखिरी स्थान पर है लाइबेरिया। भारत की रैंकिंग कितनी है, 168वीं, और भारत अपनी रैंक शेयर कर रहा है घाना देश के साथ। तो याद रखिएगा, पर्यावरणीय विषयों जैसे हवा की गुणवत्ता में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इससे उसकी रैंकिंग 179वीं है। वहीं जैव विविधता और आवास के मामले में 148वीं और जलवायु परिवर्तन संकेतकों में 106वें स्थान पर है। EPI 2018 में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत का स्कोर था 30.57 और स्थान था 177वां। इस वर्ष का रैंक कितना है, 168। ठीक है, यानी 9 अंकों का सुधार किया है इस वर्ष भारत ने। आगे देखते हैं। EPI को 11 विभिन्न मानकों से जुड़ी श्रेणियों 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। EPI श्रेणियों एवं उनका प्रतिशत हिस्सा इस प्रकार होता है। जैव विविधता आवास 15%, पारिस्थितिकी सेवाएं 6%, वायु गुणवत्ता 20%, स्वच्छता और पेयजल 16%, मत्स्यन 6%, जल संसाधन 3%, जलवायु परिवर्तन 24%, प्रदूषक उत्सर्जन 3%, अपशिष्ट प्रबंधन 2%, भारी धातु 2%, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है जलवायु परिवर्तन को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया में भारत केवल अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। पाकिस्तान की रैंक है 142वीं। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है, 168 और पाकिस्तान की रैंक है 142वीं। भारत एक अन्य पड़ोसी देश चीन सूचकांक में 120वें स्थान पर है। अगली अपडेट देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दुनिया के 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में यूरोपीय देश स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष 74.2 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ये टॉप 10 देशों की रैंकिंग दे रखी है।
तो आपको बस स्वीडन का नाम याद रखना है, दैट इज सफिशिएंट। आगे देखते हैं, ETI 2020 में शामिल 115 देशों में 11 देशों भारत, अर्जेंटीना, बुल्गारिया, चीन, चेक गणराज्य, डोमिनिक गणराज्य, आयरलैंड, इटली, स्लोवाक गणराज्य, श्रीलंका, यूक्रेन ने ऊर्जा संक्रमण की दिशा में लगातार सुधार किया है। तो भारत का नाम आपको याद रखना है, भारत ने ऊर्जा संक्रमण की दिशा में लगातार सुधार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस सूचकांक का मापन ऊर्जा त्रिकोण, एनर्जी ट्रायंगल के 3 संकेतकों आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर किया जाता है। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाले देशों ने अपने ऊर्जा आयात तथा ऊर्जा सब्सिडी में कमी की है तथा राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सूचकांक में भारत ने ऊर्जा त्रिभुज के तीनों आयामों में सुधार करते हुए 74वां स्थान प्राप्त किया है। 2019 में भारत का स्थान था 76वां। ठीक है, तो इस बार कितना स्थान है? 74वां। 2 अंक का सुधार किया है भारत ने। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों के कारण उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो आपको याद रखना 2027 तक हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? 275 गीगावाट। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। चीन का स्कोर कितना है? 50.9। तो स्कोर छोड़ दीजिए, आप बस रैंकिंग याद कर लीजिए। चीन की रैंक है 78, बांग्लादेश की 87, पाकिस्तान की 94, नेपाल की 95 और श्रीलंका की 55। सूचकांक में शामिल निम्नतम रैंकिंग वाले 5 देश इस प्रकार हैं: हैती, लेबनान, नाइजीरिया, कैमरून, वेनेजुएला। तो आप बस हैती का नाम याद रखिए। शीर्ष स्थान किसका है इस रैंकिंग में? स्वीडन का। आगे अगला अपडेट देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया के शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। अमेरिका की MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो बस आप MIT का नाम याद रखिएगा। भारत के किन संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है? टॉप 100 में तो कोई नहीं है। 172वें स्थान पर है IIT मुंबई, 150वें स्थान पर है IIC बेंगलुरु और IIT दिल्ली को मिली है 193 रैंक। साथ में याद रखिएगा IIT कानपुर की रैंक है 350, यानी भारत में रैंक है इसकी 6ठी। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। अमेरिका संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा 4 मार्च 2020 को फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी की गई, जिसका शीर्षक था अ लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। शीर्षक भी याद रखिएगा। रिपोर्ट में दुनिया के 195 देशों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। इसमें 83 देशों को स्वतंत्र, 63 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 49 देशों को स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन को 100 में 100 स्कोर मिला है, अर्थात ये स्वतंत्र देश। ठीक है, स्वतंत्र श्रेणी में शीर्ष 5 देश फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग शामिल है। स्वतंत्र श्रेणी में निचले पायदान पर है बोत्सवाना, पेरू, भारत, तिमोर लेस्टे तथा ट्यूनेशिया। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 संकेतकों का प्रयोग किया गया। संकेतक याद रखिएगा, अब पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश कमीशन ने अपना पैटर्न, अपना स्टाइल अब बदल लिया है। ठीक है, तो आपको संकेतक याद रखने हैं, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत को तिमोर लेस्टे और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है। 83rd रैंक मिली है भारत को। स्वतंत्र वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम स्कोर प्राप्त हुआ है, यानी भारत की स्थिति चिंताजनक है। भारत का स्थान इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्र के स्कोर में सबसे कम है। इस वर्ष भारत का स्कोर 4 अंक गिरकर 71 हो गया है। पिछले संस्करण में भारत को 75 अंक प्राप्त हुए थे। भारत को राजनीतिक अधिकार श्रेणी में 40 में से 34 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में 60 में से केवल 37 अंक मिले हैं। अगली अपडेट देखते हैं, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबंध तोड़ा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सभी संबंध तोड़ते हुए अमेरिका इससे बाहर हो जाने के अपने फैसले से संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से 6 जुलाई 2020 को अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को आर्थिक मदद रोकने की घोषणा अप्रैल के मध्य में
कर दी थी। WHO से अमेरिका के बाहर होने की अपनी मंशा 21 मई को स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था WHO से बार बार अनुरोध किए गए और बहुत जरूरी सुधार करने में WHO विफल रहा। ट्रंप प्रशासन ने कोरोना मामले में यह आरोप लगाया था कि WHO चीन के प्रभाव में काम कर रहा है और जानबूझकर WHO ने चीन के कोरोना वायरस की खबर को लंबे समय तक विश्व से दबाए रखा। 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, WHO क्या है? यह UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। दुनिया के विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN द्वारा 20 मार्च को जारी किया गया। याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNSDSN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया के कुल 153 देशों वाले सूचकांक में जहां दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को घोषित किया गया, वहीं खुशहाली का सबसे निम्नतर स्तर एशियाई देश अफगानिस्तान में आकलित किया गया है। तो आपको याद रखना है, अफगानिस्तान को पीस इंडेक्स में भी सबसे नीचे स्तर पर रखा गया था और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी। तो याद करना बहुत आसान है, जहां पर पीस नहीं है वहां पे हैप्पीनेस कहां से आएगी? तो आपको याद रखना है, अफगानिस्तान दोनों ही सूचकांक में निम्न स्थान पर है, चाहे वो पीस हो या चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो। ठीक है, आगे देखते हैं। सूचकांक पर आधारित आकलन के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति काफी चिंताजनक दर्शाई गई है। इस सूचकांक में भारत 3.573 स्कोर के साथ 144वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत की शांति में रैंकिंग कितनी थी? 139वीं थी और हैप्पीनेस में रैंकिंग कितनी है? 144वीं। तो दोनों ही रैंकिंग याद रखिएगा और दोनों ही सूचकांक में भारत की चिंताजनक स्थिति है। इस प्रकार भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे के 10 देशों में शामिल है। पिछले वर्ष 2019 की रिपोर्ट में 156 देशों में भारत का स्थान 140वां था, यानी कि 4 अंकों की गिरावट दर्ज की है भारत ने। इससे पूर्व 2018 में भारत का स्थान 156 देशों में 133वां था। इस प्रकार भारत की स्थिति में निरंतर गिरावट की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर रिपोर्ट में बताई गई है। ठीक है, तो सेंटेंस को याद रखिएगा, पड़ोसी देशों से कंपैरिजन आए तो आपको याद रखना है हैप्पीनेस के मामले में अपने पड़ोसी देशों से सबसे पीछे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान 66वां है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। भारत की रैंक 144 बता रहे हैं और पाकिस्तान की रैंक 66 बता रहे हैं। नेपाल का 52वां स्थान है, चीन का 94वां स्थान है, बांग्लादेश का 107वां स्थान है, श्रीलंका का 130वां स्थान है। याद रखिएगा, 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक फिनलैंड का है। इस प्रकार फिनलैंड को सर्वाधिक खुशहाल देश इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो फिनलैंड से फन से याद रखिएगा, फन से हैप्पीनेस आती है, तो फर्स्ट रैंक आपको याद हो जाएगी। खुशहाली के सूचकांक में सबसे खराब स्थिति वाले देश हिंसक संघर्ष, तीव्र गरीबी से पीड़ित हैं। सबसे निम्न स्थान अफगानिस्तान की इस रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई है। इसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स 2.567 है, ये आकलित किया गया है, जिससे 153 देशों की सूची में इसका स्थान सबसे नीचे 153वां है। इससे ऊपर 152वें स्थान पर है दक्षिणी सूडान और 191वें स्थान पर है जिम्बाब्वे। तो बस आप पहला और आखिरी याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति हम अभी देख चुके हैं, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लेते हैं। ब्राजील का रैंक आया है 32वां, रूस की रैंकिंग है 73, चीन की रैंकिंग है 94 94, साउथ अफ्रीका की रैंक है 109 109 और भारत की रैंक है 144। यानी ब्रिक्स देशों में भी भारत की रैंक सबसे खराब है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार खुशहाली के मामले में ब्रिक्स के 5 देशों में सबसे खराब स्थिति भारत की है, जो ओवरऑल रैंकिंग में 144वें स्थान पर है। वहीं सबसे बेहतर स्थिति ब्राजील की है। ब्राजील की रैंक अभी हमने पढ़ी 32वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना प्रति व्यक्ति GDP, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, उदारता, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि मानकों के आधार पर की जाती है। वैश्विक खुशहाल रैंकिंग में इस बार नगरों को भी शामिल किया गया है। खुशहाल नगर सूचकांक नगरीय निवासियों द्वारा निर्धारित भलाई के मानकों पर आधारित है।
सूचकांक में खुशहाल 3 शीर्ष नगर इस प्रकार हैं: हेलसिंकी फिनलैंड का, आरहूस डेनमार्क का, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का। तो पहली बार नगरों की रैंकिंग शामिल की गई है, इसीलिए इन तीनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं यूनिसेफ की लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा हाल ही में प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन नए विस्थापित दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 33 मिलियन विस्थापन में लगभग 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के कारण 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के परिणाम स्वरूप दुनिया में विस्थापित हुए हैं। तो डेटा याद रखिएगा। भारत में 2019 में नए आंतरिक विस्थापन की कुल संख्या 50,37,000 थी, जिनमें 50,18,000 प्राकृतिक आपदाओं के कारण और 19,000 संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं। तो भारत का डेटा भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वैश्विक प्रदर्शन के मामले में भारत का स्थान फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन के बाद है। संघर्ष और हिंसा के कारण फिलीपींस अकेले 4.27 मिलियन, बांग्लादेश 4.08 मिलियन, चीन 4.03 मिलियन के नए आंतरिक विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। अगला टॉपिक देखते हैं। एक वर्ष में 3 बार संसदीय चुनाव के बाद इजराइल में गठबंधन सरकार। इजराइल में इस वर्ष में तीसरी बार संपन्न संसदीय चुनाव के बाद अंततः मई 2020 को वहां नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें लिक्विड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू ही एक बार पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको याद रखना इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। इसमें ये पढ़ सकते हैं आप, लिक्विड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार लगातार 4थी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री वह बने थे, दूसरी बार 2009 में यह कार्यभार उन्होंने संभाला था। इसके पश्चात लगातार ही इस पद पर वह बने हुए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। कोविड-19 पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में विचार विमर्श हेतु 120 सदस्यीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट नैम का एक विशेष शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 मई 2020 को हुआ। यह आभासी वर्चुअल सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, जो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं, की पहल पर आयोजित किया गया था। इनका नाम याद रखिएगा। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित इस आभासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 30 से अधिक वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया था। तो थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यह पहला ही अवसर था जब 2014 में सत्ता संभालने के बाद श्री मोदी ने नैम शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। नैम अर्थात नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, उनके प्रधानमंत्री रहते नैम के 2 शिखर सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला 17वां तथा 2019 में अजरबैजान में 18वां सम्मेलन संपन्न हुए थे। इन दोनों ही शिखर सम्मेलन में श्री मोदी जी ने भाग नहीं लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कोविड-19 को हाल के दशकों में मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बताया तथा शोध और संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में मोदी ने बताया कि अपनी जरूरतों के बावजूद भारत ने 123 से अधिक देशों की चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित की, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 59 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि भारत भी उपचार और वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय है। विश्व की सबसे पुरानी वनस्पति आधारित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली भारत में विद्यमान है, जिससे हमने लोगों को उनकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए साझा किया है। इन सब के साथ ही आतंकवाद, फेक न्यूज़ से सावधान करने से भी प्रधानमंत्री नहीं चूके। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया आज कोविड-19 से लड़ रही है, पर कुछ लोग अन्य घातक वायरस फैलाने में व्यस्त हैं, जैसे कि आतंकवाद। नैम के साभारी शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वालों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांदे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मूसा फकी महमद, यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक
डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस आदि भी शामिल थे। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं सबके अध्यक्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने कोविड-19 के प्रभाव का आकलन इस सम्मेलन में किया। इससे बचाव के लिए संभावित उपायों के लिए आवश्यकताओं की पहचान की तथा कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा पत्र को भी अपनाया गया। कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में अपनी बुनियादी चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय जरूरतों को दर्शाते हुए एक आम डेटाबेस की स्थापना के माध्यम से सदस्य देशों की जरूरतों की पहचान करने के लिए एक कार्य बल के गठन की घोषणा भी नेम के नेताओं के सम्मेलन में की गई। तो याद रखिएगा। अगला अपडेट देख लेते हैं। हिंद महासागर आयोग में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा। 6 मार्च 2020 को आयोजित हिंद महासागर आयोग की 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत को इस आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है। यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। 1982 में स्थापित इस आयोग के सदस्य देशों में मेडागास्कर, कोयोरोस, मॉरिशस, ला रियूनियन, ये जो रियूनियन द्वीप है वो फ्रांस अधिकृत क्षेत्र है, सेशेल्स शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रांसिकोनी आयोग अन्य पर्यवेक्षक देश शामिल है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। यूएन गरीबी उन्मूलन गठबंधन का भारत संस्थापक सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में 25 जून 2020 को शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा गठित इस गठबंधन का लक्ष्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करना है। महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांदे ने 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन विश्व शांति, मानवाधिकार, सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य देशों को मंच उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, ये रिपोर्ट है सिप्री की। स्वीडन स्थित थिंक टैंक भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में 25 जून 2020 को शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा गठित इस संगठन का लक्ष्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करना है। महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांदे ने 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन विश्व शांति, मानवाधिकार एवं सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य देशों को मंच उपलब्ध कराएगा। तो बस इतना ही याद रखिएगा, दैट इज सफिशिएंट। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। ये रिपोर्ट दी गई है सिप्री के द्वारा। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2019 में रुझान के अनुसार भारत 2015 से 19 के दौरान सऊदी अरब के बाद विश्व में हथियारों का दूसरा बड़ा आयातक राष्ट्र बना है। इस अवधि में हथियारों का सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका शीर्ष स्थान पर कई वर्षों से बना हुआ है। सिप्री की 9 मार्च 2020 को जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि 2010 से 14 की तुलना में 2015 से 19 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों की आयात में जहां 32% की गिरावट है, वहीं उसके पड़ोसी देश में चीन के शस्त्र आयातों में इस अवधि में 3.3% और पाकिस्तान के हथियारों के आयात में 39% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2015-19 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश क्रमशः हैं सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन। ठीक है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में 11वें स्थान पर है। तो भारत दूसरे नंबर का आयातक देश है। इसके विपरीत 5 बड़े इस अवधि में हथियारों के बड़े निर्यातक देश क्रमशः अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन रहा है।
तो चीन देखिए आयातक भी 5वें नंबर का है और निर्यातक भी 5वें नंबर का है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 2015-19 के दौरान भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश क्रमशः रूस, इजराइल, फ्रांस रहे हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत को हथियार आयात किए जाते हैं किस देश से? रूस देश से। इस अवधि में भारत के हथियारों की कुल खरीद में 56% आपूर्ति रूस द्वारा, 14% की आपूर्ति इजराइल द्वारा और 12% की आपूर्ति फ्रांस द्वारा की गई है। पाकिस्तान की स्थिति याद रखिएगा। पाकिस्तान इस अवधि में हथियारों की खरीद में विश्व में 11वें स्थान पर रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, इन लोगों ने टेबल में वही रैंकिंग दे दी है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हैं हथियार के आयातक राष्ट्र: सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन। निर्यातक 5 शीर्ष देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन। 2015-19 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों में कुल निर्यात में सर्वाधिक 36% योगदान अमेरिका का रहा है। वहीं दूसरा योगदान रूस का रहा है 21% का, तीसरा फ्रांस का रहा है 7.9% का। याद रखिएगा। संदर्भित अवधि 2015 से 19 में रूस ने अपने हथियारों की कुल निर्यात के सर्वाधिक 25% का निर्यात भारत को किया। यानी कि भारत ने रूस से जितने हथियार लिए हैं, रूस जितना पूरे विश्व में हथियारों का निर्यात करता है उसका 25% उसने भारत को ही निर्यात किए हैं, जबकि चीन को 16%, अल्जीरिया को 14% भाग निर्यात किया है। अगला टॉपिक देखते हैं। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा। पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्त पोषण के लिए मुकदमा चलाने, दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बार फिर से ग्रे सूची में रखने का निर्णय जून 2020 में लिया। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली आयोजित FATF की तीसरी तथा अंतिम बैठक में लिया गया। इस बैठक का आयोजन चीन के जियांगलियू की अध्यक्षता में किया गया। याद रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 21 मार्च 2020 को UN वाटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट जल और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की 2.2 बिलियन आबादी सुरक्षित पेयजल तथा 4.2 बिलियन आबादी प्रतिबंधित स्वच्छता से वंचित है। वैश्विक जल उपयोग पिछले 100 वर्षों में 6 गुना बढ़ा है और बढ़ती आबादी, आर्थिक विकास, खपत के तरीकों में बदलाव के कारण यह प्रति वर्ष 1% की दर से लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि पानी का तापमान बढ़ने तथा घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने के परिणामस्वरूप जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार ताजे पानी के जलाशयों की खुद को साफ रखने की क्षमता कम होगी। जलवायु परिवर्तन के अधिकांश प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिखाई देंगे, जहां अधिकांश विकासशील दुनिया निवास करती है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पर्वतीय क्षेत्रों के जल संसाधनों, उनके आसपास के तराई क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रतिकूल मौसम से निपटने के उपायों में ग्रीन हाउस गैसें के स्रोतों को कम करने, उसकी कमी में और तेजी लाने के लिए मानव हस्तक्षेप करना होगा। UN वाटर स्वास्थ्य को लेकर कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, खाद्य, जलवायु आपदाओं और स्वच्छता संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच जल संबंधित मुद्दों के समन्वय सामंजस्य स्थापित करने वाला एक तंत्र है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तो याद रखिएगा, UN वाटर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। अगली अपडेट देखते हैं। पशु संरक्षण सूचकांक 2020। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्था वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा पशु संरक्षण सूचकांक एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 12 मार्च 2020 को जारी किया गया। इस सूचकांक को जारी किए जाने का उद्देश्य देशों की पशु कल्याण नीतियों और कानूनों की समीक्षा करना, जिससे सुधार हेतु कदम उठाए जा सके। पशु संरक्षण सूचकांक में शामिल देशों को अपनी नीति और कानून के आधार पर A से G रैंकिंग प्रदान की गई है। A रैंक वाले जहां उच्च स्कोर को प्रदर्शित करते हैं, वहीं G रैंक वाले निम्नतम स्कोर को प्रदर्शित करेंगे। सूचकांक में भारत को स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ C रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में जानवरों की सुरक्षा हेतु कठोर
कानून का प्रावधान है, जबकि डेयरी पशुओं की सुरक्षा हेतु कानून उतने सख्त नहीं हैं। सूचकांक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1990 में क्रूरता संबंधी विचारों को और बेहतर करने का सुझाव दिया गया। तो आपको याद रखना है, भारत के कानून का नाम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1990। यूरोपीय देशों में स्वीडन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड उच्च स्कोर के साथ बी रैंकिंग वाले देशों में शामिल हैं। सूचकांक में कोई भी देश ए रैंकिंग में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। हाँ, ये आप बुरा प्रदर्शन वाले देश भी देख सकते हैं। ठीक है, इनको जी रैंकिंग प्रदान की गई है ईरान, मोरक्को, अल्जीरिया और बेलारूस को। मालदीव और श्रीलंका को WHO ने चेचक, खसरे से मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका SEAR साउथ ईस्ट एशियाई रीजन के ऐसे पहले देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय रहते पहले ही प्राप्त कर लिया है। मालदीव में चेचक का अंतिम केस वर्ष 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला 2019 में, वहीं खसरे का मामला 2017 में सामने आया था। यह घोषणा चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद की गई। किसी देश को खसरा और चेचक मुक्त तभी घोषित किया जाता है जब वहां ठीक प्रकार से कार्य करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 वर्ष से अधिक समय तक चेचक और खसरा के वायरस के ट्रांसमिशन का कोई नया मामला सामने नहीं आता है। ठीक है, तो 3 वर्ष की अवधि आप याद रखिएगा। पोलियो के लिए यह अवधि WHO ने 4 वर्ष बताई है। और हाल ही में WHO ने नाइजीरिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया है। नाइजीरिया के पोलियो फ्री घोषित होने के बाद पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पोलियो फ्री हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब विश्व में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही पोलियो वाले देश रह गए हैं। अगला अपडेट देखते हैं। अंटार्कटिका के सूक्ष्म जीवों में मिला माइक्रोप्लास्टिक। धरती के सबसे सुदूर क्षेत्रों में शामिल अंटार्कटिका की खाद्य प्रणाली में फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक का पता चला है। इकोसिस्टम में बदलाव का यह सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिसके तहत वैज्ञानिकों को पहली बार अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के भीतर माइक्रोप्लास्टिक मिला है। साइंस जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में जुलाई 2020 में प्रकाशित एक शोध में लेखक ने लिखा है कि यहाँ की धरती पर उपस्थित खाद्य श्रृंखला में प्लास्टिक पहुँचने से ध्रुवीय इकोसिस्टम पर और दबाव बनेगा। यह क्षेत्र पहले से ही मानवीय दखल और जलवायु परिवर्तन से परेशान है और परेशानियां झेल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीलीटर से भी छोटा होता है। तो ये आ सकता है MCQs में, इसको याद रखिएगा। दुनिया भर में नदियों और समुद्रों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला हुआ है। जब लहरों और अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण टूटकर और छोटे हो जाते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। यही कण समुद्री पानी के साथ फिर तलछटी तटीय इलाकों और समुद्री जीवों में पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक अब अंटार्कटिका की जमीन पर पाए जाने वाले जीवों के पूरे सिस्टम में प्रवेश कर चुका है। यहाँ प्लास्टिक पहुंचने का अर्थ है कि इससे अंटार्कटिका के नाजुक संतुलन वाले पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। यह इलाके पहले से ही ग्लेशियर विहीन हैं। ठीक है, अगली अपडेट देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा 25 फरवरी 2020 को स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इस रिपोर्ट में हवा की गुणवत्ता के मामले में भारत की स्थिति दुनिया में 4 देशों से ही बेहतर आंकी गई है। भारत को प्रदूषित हवा के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया और अफगानिस्तान के बाद 5वें नंबर पर भारत को रखा गया है। तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग, साथ में इन देशों को भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में PM 2.5 के आंकड़ों को आधार बनाकर देशों, क्षेत्रों तथा शहरों की रैंकिंग प्रदान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 500% से भी ज़्यादा है।
रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के शहर सर्वाधिक प्रदूषित दिखाए गए हैं। सूचकांक में शामिल विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 21 भारत और पाकिस्तान के ही शहर हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए संतोषजनक बात यह है कि पिछले एक वर्ष के दौरान भारत के 98% शहरों में 2.5 की मात्रा में 20% की कमी का रुझान है, लेकिन इसका स्तर बेहद ऊंचा होने के कारण कमी से कोई असर हवा की गुणवत्ता पर नहीं हो रहा है। यानी कमी तो की है, लेकिन स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा है कि 20% की गिरावट भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। रिपोर्ट में भारत के शहर गाजियाबाद को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यहाँ PM 2.5 का वार्षिक स्तर 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। रिपोर्ट में दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली को आंका गया है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर के मामले में वर्ष 2018 के 11वें स्थान की जगह 2019 में दिल्ली को 5वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब विभिन्न शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं। गाजियाबाद अभी हमने आपको बताया सर्वाधिक प्रदूषित शहर है विश्व का। ठीक है, उसके बाद चीन का शहर दे रखा है। हम भारत के शहरों को देख लेते हैं। दिल्ली 5वें स्थान पर है। ठीक है, शहर के मामले में, और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी के मामले में प्रथम स्थान पर है। फिर आता है नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, बंदवारी, लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसे वैश्विक स्तर पर 11वें नंबर का प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला है लाहौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, जींद, फरीदाबाद। तो बस इतनी रैंकिंग याद मत रखिएगा, बस मोटा मोटा नाम याद रखिएगा, दैट इज सफिशिएंट। 12 प्रदूषित देश की रैंकिंग दे रखी है। सबसे प्रदूषित बताया गया है किस देश को? बांग्लादेश को, फिर पाकिस्तान को, मंगोलिया को, अफगानिस्तान को, भारत को बताया गया है विश्व में 5वें नंबर का प्रदूषित देश। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 95% आबादी प्रदूषित हवा का सामना कर रही है। इसमें लगभग 90% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक बताया गया है। अगली अपडेट देखते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 5 फरवरी 2020 को विश्व के 52 देशों का वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के इस 8वें संस्करण का शीर्षक है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। याद रखिएगा शीर्षक। इस सूचकांक में जहां अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, वहीं इंग्लैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत 53 देशों में 40वें स्थान पर है। 2019 में वह 36वें स्थान पर था। 2018 में 44वें स्थान पर था। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 16.22 है। भारत के स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर भारत की रैंकिंग में 4 स्थानों की गिरावट आई है। यह सूचकांक GIPC के 45 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति व संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा वर्ष 2020 के सूचकांक में 3 नई अर्थव्यवस्थाओं कुवैत, ग्रीस, डोमिनिक गणराज्य को स्थान मिला है। इस सूचकांक में वेनेजुएला को अंतिम स्थान पर रखा गया, यानी पहले स्थान पर अमेरिका, अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला, और भारत की रैंक 40वीं है इस बार। दुनिया के 130 ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद शीर्ष पर। सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक क्षेत्र की रियल एस्टेट गतिविधियों की दृष्टि से हैदराबाद को दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है। दिल्ली को इस सूची में 6ठा स्थान मिला है। आगे देखते हैं। आर्थिक और रियल एस्टेट गतिविधियों के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ऊर्जावान शहर की पहचान की गई है। JLL की रिपोर्ट के अनुसार GDP की वृद्धि, खुदरा बिक्री और विमान यात्रियों की वृद्धि जैसे आर्थिक संकेतकों के आधार पर
हैदराबाद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में 75% शहर एशिया प्रशांत के हैं। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पर भारत, वियतनाम और चीन के शहर हैं। अगला इंडेक्स देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। लंदन आधारित रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने 7 जनवरी 2020 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी भारत की रैंक है 84th, जबकि पिछले संस्करण में भारत की रैंक थी 82। ठीक है, इस सूची में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के दुनिया के 151 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, 151 नहीं, 191 देशों में। ठीक है, 191 कंट्रीज़ में जापान के पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। यानी किसी भी पासपोर्ट को शक्तिशाली कब कहा जाता है? जब उस देश का पासपोर्ट धारक अन्य देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर पाए। 84वें स्थान पर रहने वाला भारत के पासपोर्ट धारक दुनिया के 58 देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश पा सकते हैं। इस सूची में 10 स्थान पर रहने वाले देश हैं जापान, सिंगापुर, जर्मनी। तो बस आप जापान का नाम याद रखिए, सिंगापुर भी याद रख सकते हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। इस सूचकांक में निचले 5 स्थान पर रहने वाले देश हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया। ठीक है, अगला देखते हैं ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ ब्रिटेन। 47 वर्षों तक यूरोपीय यूनियन में रहने के बाद ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को इससे पृथक हो गया। इसके साथ ही ब्रिटेन 28 सदस्यीय ईयू से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाले यानी ब्रेक्जिट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, यह नए युग की शुरुआत है। 23 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इस कानून के अंतर्गत ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरा करना था। ब्रेक्जिट की स्मृति में 50 पेंस का स्मारक सिक्का भी 31 जनवरी को जारी किया गया, जिस पर एक और ब्रेक्जिट की तिथि 31 जनवरी और दूसरी ओर सभी देशों के साथ शांति, संपन्नता, मित्रता अंकित है। 31 जनवरी 2020 के बाद ईयू सदस्यों की संख्या 28 से घटकर 27 हो गई है। ब्रिटेन 1973 में ईयू का सदस्य बना था और ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्रियों डेविड कैमरन, थेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ा था। अंततः वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद में ब्रेक्जिट प्रस्ताव को पास कराने में सफल हुए। यहाँ ब्रेक्जिट का अर्थ है ब्रिटेन से एग्जिट, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना। ठीक है, ब्रेक्जिट ब्रिटेन एग्जिट अर्थात यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट। ठीक है, अगली अपडेट देखते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 विश्व इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 20 जनवरी 2020 को दुनिया के 82 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में जहां 85.2 स्कोर के साथ डेनमार्क जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं आइवरी कोस्ट सबसे निम्न स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में 42.7 स्कोर के साथ 76वें स्थान पर है। सूचकांक के 10 स्तंभों में भारत स्वास्थ्य के पैरामीटर पर 73वें, शिक्षा तक पहुंच में 66वें, शिक्षा में गुणवत्ता और समानता में 77वें। तो ये विभिन्न पैरामीटर से भारत की रैंकिंग दे रखी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओवरऑल रैंकिंग याद रखनी है। तो भारत ओवरऑल रैंकिंग में है 76वें स्थान पर। ठीक है, ये पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लीजिए। चीन की रैंक है 45वीं, श्रीलंका की रैंक है 59वीं। ठीक है, भारत से बेहतर रैंक है इनकी। ये विभिन्न शीर्ष देशों की रैंक दे रखी है, तो आपको बस डेनमार्क का नाम याद रखना है। निम्नतम स्थान में बस आइवरी कोस्ट का नाम याद रखना है। सूचकांक में G7 अर्थव्यवस्था में जर्मनी 11वें, फ्रांस 12वें, जापान 15वें, यूके 21वें, अमेरिका 27वें, इटली 34वें, कनाडा 14वें स्थान पर है। तो इसको भी याद मत रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिक्स देशों में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग आप याद रख सकते हैं। तो ब्रिक्स देशों में रूस की रैंक है 39, चीन की रैंक है 45, ब्राज़ील की रैंक है 60, साउथ अफ्रीका की रैंक है
77, ठीक है। और भारत की रैंक की बात हम कर चुके हैं, 76 है। अगला इंडेक्स देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23 जनवरी 2020 को विश्व के 180 देशों का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 जारी किया गया। वर्ष 2019 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में यूरोपीय देश डेनमार्क जहां 87 अंकों के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश सोमालिया दुनिया का सर्वाधिक भ्रष्ट देश घोषित करते हुए 180वां स्थान दिया गया है, ठीक है। सीपीआई 2019 में भारत, बेनिन, चीन, घाना, मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक कितनी है? 80 है। और किन देशों के साथ अपनी रैंक शेयर कर रहा है? बेनिन के साथ, चीन के साथ, घाना और मोरक्को के साथ। तो शायद पहली बार भारत चीन के साथ कोई रैंक शेयर कर रहा है। कौन सी रैंक है ये? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, ये दे रखी है शीर्ष देशों की रैंकिंग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बस आपको डेनमार्क का नाम याद रखना है। निम्नतम 5 देशों की रैंकिंग दे रखी है, बस आप सोमालिया का नाम याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख सकते हैं। भूटान की रैंक है 25, चीन की रैंक है 80, यही रैंक भारत की भी है। श्रीलंका की रैंक है 93, नेपाल की रैंक है 113, पाकिस्तान की रैंक है 120, म्यांमार की रैंक है 130, बांग्लादेश की रैंक है 146 और अफगानिस्तान की 173। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति है भूटान की। सीपीआई रैंकिंग के लिए इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 जहां अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है, वहीं 100 अंक भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, अंक की बात कर रहे हैं, स्कोर की बात कर रहे हैं। मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। मालदीव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य देश बन गया है। राष्ट्रमंडल की महासचिव पेट्रिका स्कॉटलैंड ने मालदीव के राष्ट्रमंडल में शामिल होने की घोषणा मालदीव द्वारा राष्ट्रमंडल की मूल्यों सिद्धांतों को सुनिश्चित करने और अन्य राष्ट्रमंडल सदस्यों से परामर्श के बाद की। मालदीव अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और लोकतांत्रिक सुधार पर प्रगति के अभाव को लेकर निलंबित किए जाने की चेतावनी के बाद 2016 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी थी। मालदीव पहली बार 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, ठीक है। तो यानी कि 1982 में सदस्य बना था, 2016 में जब इसे चेतावनी दी गई तो इसने सदस्यता छोड़ दी और पुनः 1 फरवरी 2020 को ये राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को दुनिया के 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों टेरिटरीज का वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया। वर्ष 2019 के सूचकांक में जहां नॉर्वे 9.87 अंकों के साथ दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है, वहीं उत्तर कोरिया 1.08 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। सूचकांक में भारत की स्थिति देख लेते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 10 स्थान गिरकर 91वें स्थान पर आ गई है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट के कारण क्या है? नागरिक स्वतंत्रता में कमी को बताया गया है। सूचकांक के अनुसार भारत का कुल अंक 2018 में 7.23 था, जो अब घटकर 6.90 रह गया है। रिपोर्ट में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी याद रखिएगा, किस श्रेणी में रखा गया है? दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में। हालांकि भारत के पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति बदतर है। सूचकांक के मुताबिक चीन 2019 में नीचे गिरकर 2.26 अंकों के साथ अब 153वें स्थान पर आ गया है। यह वैश्विक रैंकिंग में निचले स्थान के करीब है। वहीं पाकिस्तान कुल 4.25 अंकों के साथ 108वें स्थान पर है। भारत की रैंक को अलग अलग पैमाने पर देखें तो चुनाव प्रक्रिया बहुलवाद में 8.67, सरकार की कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में 6.67, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक भागीदारी में 6.76 अंक दिए गए हैं। तो आप अंक बस जानकारी के लिए देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से याद कर पाना संभव नहीं हो, इसको पूछा भी नहीं जाएगा। यह सूचकांक 5 श्रेणियों जहां वर्गीकृत हैं, वहीं पर
60 संकेतकों पर आधारित हैं जो चुनाव प्रक्रिया, बहुलवाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित हैं। उपर्युक्त के कुल अंकों के आधार पर देशों को 4 प्रकार के शासनों में बांटा गया है। पूर्ण लोकतंत्र, जिनके पास है 8 से ज़्यादा अंक, 6 से 8 अंक के बीच के देशों में बताया गया है दोषपूर्ण लोकतंत्र। वहीं 4 से ज़्यादा लेकिन 6 से या 6 से कम को मिला जुला शासन बताया गया है। और सत्तावादी शासन वाले देशों को बताया गया है जिनके अंक हैं 4 से भी कम। याद रखिएगा, ठीक है, 4 या 4 से कम। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की गई है। तो भारत को रखा गया है दोषपूर्ण लोकतंत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का स्कोर कितना था? 7.23। 2006 में पहली बार EIEU ने ऐसा सूचकांक जारी किया था। वहीं वर्ष 2019 लोकतंत्र के लिए सबसे खराब था। वैश्विक गिरावट मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से प्रेरित थी। अधिकांश एशियाई देशों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। और 2019 को लोकतंत्र के हिसाब से सबसे खराब वर्ष बताया गया है इस रिपोर्ट में। बच्चों की खुशहाली से संबंधित फ्लरिशिंग इंडेक्स 2020, WHO, यूनिसेफ, द लेसेंट मेडिकल जर्नल ने संयुक्त तत्वाधान में किए गए शोध के आधार पर दुनिया के 40 से अधिक बाल एवं किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आयोग ने 19 फरवरी 2020 को बच्चों को खुशहाल जीवन देने से संबंधित फ्लरिशिंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ का भी समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट में 180 देशों की क्षमता का आकलन किया गया है। ये देश सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं कि उनके यहाँ के बच्चे पले बढ़े और खुश रहें, ठीक है। खुशहाली सूचकांक का संबंध किसी भी राष्ट्र में माँ बच्चे की उत्तरजीविता, पलने बढ़ने तथा उसके कल्याण से है। बच्चों के पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक में भारत काफ़ी पीछे है। 180 देशों में भारत का 131वां स्थान है। वहीं भारत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से संबंधित सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77वें स्थान पर है। तो देखिए एक इंडेक्स यहाँ पर दे दिया गया है। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और शिक्षा पोषण के मामले में नॉर्वे सूचकांक शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड का स्थान है। इस सूचकांक में मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड और सोमालिया सबसे नीचे हैं। तो आपको याद रखना है नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है बच्चों की खुशहाली संबंधित इंडेक्स में, और सबसे निम्न स्थान दिया गया है चाड को और सोमालिया को। भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है। आगे देख लेते इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में कहा गया कोई भी देश अपने नौनिहालों को टिकाऊ भविष्य देने के पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के अग्रणी शोधकर्ताओं में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर एंथनी कोटेलो ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं करवा रहा है जो हर बच्चे को विकसित होने और स्वास्थ्य भविष्य को जरूरी है। इन्हें जलवायु परिवर्तन, व्यावसायिकता का सीधे सीधे खतरा है, ठीक है। तो ये है आज का ऑल ओवर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें जून जुलाई का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया है। आप इसी चैनल के जून जुलाई के मंथली वीडियो देख सकते हैं। 1-1 घंटे के वीडियो हैं, उसमें समग्र तरीके से करंट अफेयर को कवर किया गया है। आप एक बार देखें, काफ़ी उपयोगी साबित होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये नई चैनल है इसीलिए थोड़ा सा सहयोग करिए। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।